फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। संस्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन ने रीट की ऑनलाइन क्लासें चालू कर रखी हैं जिसमें फिजिक्स का पार्ट चल रहा है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने 2-3 टॉपिक करवा दिए। आज के वीडियो में अपन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देख लिया था कि दर्पण क्या है। अपने मुख्य टॉपिक में है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? एक खोखले कांच के गोले का पार्ट है जिसका एक भाग रज्जित रहता है, जिसे अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको काट करके अपन 2 प्रकार के दर्पण बना सकते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो आज अपन दर्पणों के प्रकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है अवतल दर्पण। तो अपन टॉप हेडिंग डालेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार मुख्यतः दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में अपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, उसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो समतल दर्पण एक इस प्रकार की प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से अपन जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो आभासी, सीधा, अनावर्तित और प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। उसके बारे में अपने अध्ययन कर चुके थे। अभी दर्पण के प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार देखेंगे। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का है, जिसमें पहला है अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए, इसको दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। लेंस और दर्पण में अपन दोनों की थोड़ी सी तुलना करेंगे तो इसके नाम अपोजिट हैं। अवतल दर्पण की अपन लेंस से तुलना करें तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल दर्पण की देखें तो अपन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये जो अवतल दर्पण है ये क्या करता है, जो प्रकाश फैला हुआ उसको अभिसारित करता है, कवर्जेंट करता है। तो इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कई बार इनका उच्चारण इंग्लिश में देते हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। इसका है अपसारी, अपसारी दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, अब ये जो नाम है इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। तो ध्यान रखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ अवतल दर्पण, यहाँ लिखा उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण में ज़्यादा अक्षर हैं और इंग्लिश का शब्द देखें तो उसमें भी ज़्यादा अक्षर हैं। तो इंग्लिश और हिंदी के ज़्यादा अक्षर वालों से ज़्यादा मिला देंगे। इसमें उत्तल, इसमें कॉन्वेक्स इसकी तुलना में कम है, तो ये उत्तल दर्पण है। ये क्या करता है, फैले हुए प्रकाश को केंद्रित करता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी। और ये केंद्रित प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसका नाम है अपसारी दर्पण। तो दर्पण, गोलीय दर्पण के 2 पार्ट हो गए। दर्पण तो मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कौन से? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। उसमें पिता गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ये 2 अवतल और उत्तल दर्पण थे, गोलीय दर्पण के पार्ट थे जिसमें अपन अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है अवतल दर्पण, जिसको अपन अभिसारी दर्पण भी बोल देते हैं, कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, जिसको इंग्लिश में आप कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कॉवर्जेंट, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। कि ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, क्या उसकी प्रकृति है। ये दर्पण की स्थितियाँ हैं। तो पहले अपन देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले तो अवतल दर्पण देखेंगे क्या है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन अपन कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो देखते हैं अपन।
तो एक इसमें डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम से ही आपको अनुमान लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ स्थिति क्या होती है प्रतिबिंब की, ये ध्यान रखेंगे। इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, सारणी एक डायग्राम के द्वारा ही अपन पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो पहले तो अवतल दर्पण की हमें आकृति पता होनी चाहिए। तो जैसे ये गोलीय दर्पण का भाग ले लिया, इसके एक अपन अंदर वाली साइड में पॉलिश करते हैं, एक बाहर वाली साइड में पॉलिश करते हैं। तो मैं बाहर वाली साइड में पॉलिश कर रहा हूँ। ये इसको नाम दे दिया मैंने एम डैश। ये जो इसका वर्तीय चाप का भाग है इसको क्या बोलेंगे अपन, द्वारक। ये इसका मध्य बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ध्रुव। ये ध्रुव और प्रकाशिक इसका जो वक्रता केंद्र है उसको जो एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है वो क्या कहलाएगी, इसकी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये एफ है, ये सी है और ये अनंत है। इस डायग्राम के द्वारा ही अपन विभिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी आकृति देख सकते हैं। छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, आभासी बनेगा, अक्षीधा बनेगी। एक कल हमने चर्चा कर ली थी कि आभासी नाम आता है और एक नाम आता है वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब ध्यान रखना हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब ध्यान रखना हमेशा उल्टा बनता है। कल इनके बारे में अपन चर्चा कर ली थी कि आभासी में कम अक्षर होते हैं, सीधे में कम अक्षर होते हैं, वास्तविक में ज़्यादा अक्षर हैं तो उल्टे में भी ज़्यादा अक्षर हैं। परमानेंटली ये ध्यान रखना कि आभासी हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक हमेशा उल्टा बनेगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगली बात, एक अपने चर्चा की थी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, उसमें आभासी के साथ उल्टा था। बाकी सभी कंडीशन में चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा आभासी के साथ सीधा आएगा, वास्तविक के साथ उल्टा आएगा। ये ध्यान रखेंगे। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, प्रकाश किरणें प्रतिबिंब निर्माण के लिए पर्दे पर पहुंचने में असमर्थ होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है, जिसकी फोटो बनाई जा सकती है। अब अपन वस्तु को कहाँ कहाँ रखें कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ हो, तो इस चित्र के द्वारा देख लेंगे अपन। तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ बिंब की स्थिति, कि अपन वस्तु को कहाँ रखेंगे, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थितियाँ ऐसा लिख देते हैं। नीचे लिख देता हूँ मैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ। स्थितियाँ नीचे जो नंबर डालूंगा वो प्रतिबिंब की स्थितियाँ होंगी, ऊपर जो नंबर डालूंगा वो बिंब की स्थितियाँ होंगी। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं अपन, वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं, एक नंबर लगा दिया, वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं। फिर अनंत से आगे चलेंगे तो अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं, 2 नंबर पे रख सकते हैं। फिर 2 नंबर से आगे आएंगे तो सी आएगा, सी पे रख सकते हैं। सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। इसका मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो वस्तु को अपन किन किन स्थितियों में रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख सकते हैं, मुख्य फोकस पे रख सकते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो ये जो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, ये किसकी स्थितियाँ हैं, बिंब या वस्तु की स्थिति है। इन बिंदुओं पर अपन वस्तु को रख के देखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। नीचे जो मैं नंबर लगाऊंगा वो किसकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा, प्रतिबिंब की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो जैसे एक ध्यान रखना, जैसे ये मान लो अपने पास दर्पण है, कोई भी है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये उसका मुख्य अक्ष है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आकर के कोई भी प्रकाश किरणें दर्पण पर गिरती हैं तो दर्पण से परावर्तित होकर के हमेशा कहाँ से गुजरेंगी, वो मुख्य फोकस से गुजरेंगी। ये ध्यान रखना, इस प्रकार से ही परावर्तित होकर के ये होगी। दूसरी कंडीशन, यदि कोई प्रकाश किरणें दर्पण पर मुख्य फोकस से आकर के टकराती हैं, मुख्य फोकस से आकर के दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं वो। ये ध्यान रखना, जो अपना मुख्य अक्ष है ये इसके समांतर हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। तो समांतर आएंगी वो दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से आएंगी वो दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, जो अपना प्रधान अक्ष है इसके समांतर हो जाती हैं। ये ध्यान रखना, समांतर आने वाली परावर्तित होकर के ऐप से आने वाली परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो आपने अब चर्चा कर रहे हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा, उससे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। ध्यान दीजिए,
अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या मुख्य या जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर आएंगे, इसके समांतर आएंगे तो यहाँ से परावर्तित होकर टकरा करके कहाँ से गुजरेंगी, 5 नंबर से गुजरेंगी। और 5 नंबर क्या है यहाँ पे, मुख्य फोकस। तो नीचे जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो किसके हैं, प्रतिबिंब के, तो 1 डिश। इसका मतलब वस्तु को हमने प्रारंभ में कहाँ रखा, अनंत पे रखा, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, F पे। दूसरी कंडीशन में क्या किया, वस्तु को अपन आगे लेके आए, जैसे जैसे वस्तु को नजदीक लेके आएंगे दर्पण के, प्रतिबिंब दूर बनता जाएगा। अब अपन 2 नंबर पे लेके आए, 2 नंबर की स्थिति क्या है, अनंत और C के बीच में, अनंत तो है ही, C क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अपन वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, F और C के बीच में होगा। तो यहाँ मैं 2 नंबर डैश लगा देता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं अपने, वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं। वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखने पे प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है, ये रख दिया 3 नंबर। अब अपन वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और C के बीच में रख रहे हैं। F और C कहाँ, F और C के बीच में कितने नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं। तो 4 नंबर पे क्या रखेंगे अपन, वस्तु या बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, C और अनंत के बीच में होगा, यानी जस्ट 2 के नीचे। अब 5वीं कंडीशन क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब कब बना था, जब प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही थी, अनंत से आ रही थी। अब प्रकाश किरणें वक्रता मुख्य फोकस पे रख दिया तो प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरेंगी, अनंत से, तो ये यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा 5 डिश। एक बार पुनः अपन चर्चा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये किसकी स्थिति है, बिंब की स्थिति है। अब जैसे जैसे बिंब रखा उसकी नीचे वाली स्थिति में क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 1 नंबर पे रखा F डिश, F पे बना 1 डिश पे। 2 नंबर पे रखा 2 डिश पे बना। 3 नंबर पे रखा 3 डिश पे रखा। 4 नंबर पे रखा 4 डिश पे रखा। 5 पे रखा 5 डिश पे। ये प्रतिबिंब का स्थितियों का निर्माण है। अब एक कंडीशन बच गई 6 नंबर। ध्यान दीजिए, ये जो 5 कंडीशन हैं इसमें जिस साइड में क्या थी, वस्तु थी, उसी साइड में किसका निर्माण हुआ है, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ध्यान रखेंगे, दर्पण में जिस साइड में वस्तु रखी जाती है उसी साइड में यदि प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए वस्तु कहाँ रखी है, अपने ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, नीचे। तो नीचे होगा, लाइन से नीचे हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये सारी जो प्रतिबिंब की स्थितियां हैं वो क्या हैं, वास्तविक प्लस उल्टा। ये अब अपन किसकी कंडीशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। 6 नंबर पे हमने रखा, तो 6 नंबर पे रखा तो प्रतिबिंब जस्ट कहाँ बनेगा, दर्पण के ठीक पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो देखो लाइन से ऊपर बन रहा है, लाइन से ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, 6 नंबर, आभासी प्लस सीधा। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वास्तविक और उल्टा। 6 नंबर की जो स्थिति है उसका प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हुआ, आभासी और सीधा। ये ध्यान रखेंगे अपन, आभासी सीधा, ठीक है। अब देखना, अब इसकी एक सारणी बना लेते हैं। अब ये इसमें 3-4 स्थिति होगी। एक तो बिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, आकार हो गया, आवर्धन हो गया। एक नाम और है आवर्धन, जिसको अपन बोलते हैं एम से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। आवर्धन, आवर्धन भी बोल देते हैं, कई बार इसको रेखीय आवर्धन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कई बार क्या बोल देते हैं इसको, रेखीय आवर्धन भी बोल देते हैं, एक ही चीज़ है। तो ये जो एक चित्र बनाए से सारी कंडीशन अपने समझ में आ गई कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब इसकी एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ जिससे अपने को ये अनुमान लग जाएगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है। ये आभासी और सीधा हो गया। तो यहां 1 नंबर पॉइंट डाल देता हूं मैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब क्या है कि वस्तु को कहां रखा, कितने नंबर पे रखा। दूसरा है बिंब की स्थिति।
तीसरा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। चौथा क्या है, आवर्धन। और पांचवा क्या है, प्रकृति। ये देखिए, अब ये सारणी देख लेंगे। कितने नंबर पे रखा वस्तुओं को हमने, 6 नंबर पे रखा, तो 6 नंबर लगा दें, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत पे, फिर अनंत और सी के बीच में, अनंत व सी के मध्य, फिर कहाँ रखा था, सी पर, फिर एफ व सी के मध्य, फिर 5 नंबर पे एफ पे, फिर एफ व पी के मध्य। अलग अलग पॉइंट, ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है दर्पण का, जो दर्पण का मध्य भाग होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ये तो किसकी स्थिति थी, 6 बिंब की स्थिति। अब इसे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ था, देखो अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर। बस रटने की आवश्यकता नहीं, चित्र को देखो और लिखो। इसमें कहाँ बना, एफ व सी के मध्य, फिर सी पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पे, फिर एफ और सी के मध्य रखने से देखो, एफ और सी के मध्य रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, 4 नंबर प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और अनंत के मध्य, के मध्य। अगला एफ पे रखा तो कहाँ बना, देखो अनंत पे रखा तो एफ पे रखा तो कहाँ बन जाएगा, अनंत पे। 6 नंबर जो कंडीशन है इसमें ध्यान रखेंगे, एफ और पी के मध्य रखा, यहां रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखो मैंने लिखा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सभी के डेस लगाओ, इसका मतलब प्रतिबिंब किस तरह, इसके नीचे क्या लिखा, वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब पांचों की पांचों कंडीशन है, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्योंकि ऊपर वस्तु रखी हुई थी, नीचे प्रतिबिंब बन रहे थे, तो कैसे बन गए, वास्तविक और उल्टे। ये भी वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये भी वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये भी वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। कितने नंबर तक है, 5 नंबर तक। 6 नंबर पे हमने वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बना था तो ऊपर खड़ा था, ऊपर खड़ा होकर क्या बोलेंगे अपने, सीधा, और सीधा के साथ क्या आएगा, हमेशा आभासी। तो ये लास्ट कंडीशन वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्लस सीधा। ठीक है, अब देखते हैं अपन आवर्धन। देखिए आवर्धन का सूत्र लिख रहा हूं मैं यहाँ, आवर्धन क्या है, आवर्धन भी लिख सकते हैं इसको, रेखीय आवर्धन भी लिख सकते हैं। अभी आपने चर्चा की थी, इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। अलग अलग प्रकार से उपकरणों के लिए इसका अलग अलग मान होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। कौन से के लिए नेगेटिव, कौन से के लिए पॉजिटिव, अभी बताएंगे। अब जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये m इक्वल टू ये हो गया, सपोज करो v/u। ये प्लस और माइनस नहीं लगाया मैंने, प्लस माइनस दोनों रूप में हो सकती है, ये डिपेंड करेगा किस पे, u और v की वैल्यू पर। अब मान लो v और u दोनों बराबर हैं, तब तो m का मान क्या आएगा, 1। इसका मतलब इतनी बड़ी वस्तु थी, इतना ही बड़ा क्या हो गया, प्रतिबिंब। यदि v का मान ज्यादा है u से, इसका मतलब ऊपर वाले का मान ज्यादा है, नीचे वाले का मान कम है, तो m का मान क्या आएगा, 1 से अधिक। यदि v का मान छोटा है, u का मान ज्यादा है, इसका मतलब नीचे वाले का मान ज्यादा है, ऊपर वाले का मान कम है, तो m का मान क्या आएगा, 1 से कम। ये 3 कंडीशन है। अब ये कंडीशन आएगी, इसका मतलब प्रतिबिंब और बिंब में क्या संबंध है, प्रतिबिंब और बिंब दोनों का आकार क्या है, बराबर है। ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब तो क्या था, बिंब तो क्या था, छोटा, और प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब तो है छोटा और बिंब क्या हो गया, बड़ा। अब अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे 1 नंबर की। वस्तु अनंत पे रखी हुई थी, जैसे मान लो अपन सूर्य का प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पर अलग अप्रोक्सीमेट क्या मान लेते हैं अपन उसको, प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग अनंत पे मान लेते हैं। तो सूर्य बहुत बड़ा है, अनंत पे है,
और जब उसका अपन किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो बिल्कुल छोटा सा दिखता है। इसका मतलब कोई भी वस्तु अनंत पे रखेंगे तो मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, वो छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। इसका मतलब m का मान क्या होगा? 1 से बहुत ही कम होगा। 1 से बहुत कम होने का मतलब बिंदुवत होगा। तो सूर्य बहुत बड़ा है, उसका प्रतिबिंब हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है, एक पॉइंटेड के समान। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सूर्य से अपन थोड़ा नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं, ये इसका मतलब दर्पण के पास आ रहे हैं। दर्पण के पास आ रहे हैं, जैसे जैसे दर्पण की ओर आएंगे तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। तो ये भी प्रतिबिंब क्या है? 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये प्रतिबिंब भी बिंब से छोटा है। अब लाके हमने क्या कर दिया? बिंब को कहाँ रख दिया? वक्रता केंद्र पे रख दिया। तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसी बिंदु पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। उसी बिंदु पे प्रतिबिंब बनेगा तो किस आकृति का होगा? बराबर आकृति का होगा। इसलिए इसका मान m का मान यहाँ क्या रख देता हूँ मैं? 1 रख देता हूँ। चौथी कंडीशन है, जैसे जैसे प्रतिबिंब बिंब को क्या कर रहे हैं अपन? दर्पण के पास लेके आ रहे हैं। प्रतिबिंब क्या है? दर्पण से दूर बन रहा है। जैसे जैसे प्रतिबिंब दूर बनेगा तो प्रतिबिंब की आकृति बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु से क्या है? बड़ा है। पांचवी कंडीशन में क्या है? F पे रखेंगे। F पे रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अनंत पे प्रतिबिंब अपने को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका आकार बहुत बड़ा है। तो आकार बहुत बड़ा है तो m का मान क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा है और बिंब क्या था? बिल्कुल छोटा सा था। एक छोटे से पॉइंट का भी अपन यदि प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं, कहाँ रख करके? मुख्य फोकस पे रख के, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? एक तो अनंत पे होगा, और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। और आवर्धन में क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। फिर हमने F और P के बीच में रख दिया वस्तु को, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। दर्पण के प्रतिबिंब पीछे बनता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? आभासी और सीधा। वस्तु के अप्रोक्सीमेट बराबर भी मान सकते हैं। थोड़ा सा वस्तु से भारी दिखेगा अपने को तो वस्तु से बड़ा होगा, तो m का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, ये डायग्राम याद है तो डायग्राम के आधार पर ही अपन ये क्या बना सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। इसके आधार पर ही अपन क्या है? आवर्धन समझ सकते हैं। तो ये आवर्धन का सूत्र भी ध्यान में रखिए, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। m बराबर प्लस माइनस v बटा u हो सकता है। यदि v और u का मान है तो m का मान 1 आएगा। v ग्रेटर देन u है तो m भी ग्रेटर देन आएगा। यदि v लेस देन u है तो m भी लेस देन 1 आएगा। ये m का मान किस पे डिपेंड करता है? ये प्रतिबिंब की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा बनता है। तो क्या ध्यान रख लिया हमने? एक तो जिस साइड में बिंब है उसी साइड में यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति बनती है तो वो बिना सोचे समझे लिखना कैसे बनेगी? वास्तविक और उल्टी बनेगी। यदि दर्पण के पीछे बनती हैं तो कैसे होंगी? आभासी और सीधी होंगी। तो ये बिंब ऊपर रखी हुई थी और प्रतिबिंब कहाँ बन गए? नीचे बन गई। ये तो थे अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब के निर्माण की घटनाएं। कितनी घटनाएं देखी हैं इसमें? 6 घटनाएं देखी हैं कि 6 जगह अपन वस्तु को अलग अलग रख सकते हैं। ध्यान देंगे। अगला है दूसरा, उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में क्या करना है हमें। उत्तल दर्पण क्या होगा? बीच में से मोटा, किनारों पे पतला। उत्तल दर्पण 2 नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा अपसारी। ये इसके जब अपने अवतल दर्पण पढ़ा तो कौन सी साइड में पॉलिश की थी? बाहर वाली साइड में। अब कौन सी साइड में पॉलिश करेंगे अपन? अंदर वाली साइड। जिस साइड में पॉलिश होती है दर्पण के वो भाग पीछे होता है, और जिस साइड जो फ्रंट साइड है उसमें पॉलिश नहीं होती है, इसको अपन बोलते हैं रज्जित। ये M और M डिस, ये क्या हो गया? P। ये दर्पण का कौन सा भाग है? सामने का भाग है। और ये दर्पण का कौन सा भाग है? पीछे का भाग है। यहाँ F और यहाँ C। ठीक है। वस्तु को तो कहाँ रखते हैं अपन? वस्तु को तो दर्पण के सामने रखते हैं।
तो दर्पण के सामने रखते हैं तो ये अनंत है। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं वस्तु को अपन? एक तो अनंत पे रख सकते हैं, एक अनंत और P के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति। अब जिस साइड में वस्तु रखेंगे उस साइड में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, जिस साइड में बिंब रखे उस साइड में प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी साइड में बनेगा, दूसरी साइड में बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे? आभासी और सीधे। तो यहाँ किसका निर्माण है? प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये किसकी स्थिति होगी? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। अब सबसे पहले मैं वस्तु को कहाँ रखूं? 1 नंबर पे। अब इसमें 2 स्थितियां बनती हैं, 1 नंबर पे रखो अनंत पे, और अनंत और P के बीच में आप कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं दोनों के बीच में। इस डेश इसका मतलब इसको खिसका करके कहीं भी रख सकते हैं आप 2 नंबर पे। तो जैसे आप 1 नंबर पे रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? F पे होगा। इसको मैं क्या लिख दूं? 1 डेश। अब दर्पण के सामने अनंत और P के बीच में, दर्पण के सामने यदि वस्तु को अपन कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? F और P के मध्य होगा। केवल और केवल 2 स्थिति बनती हैं, ध्यान रखेंगे। तो वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है। तो ऊपर है इसका मतलब सीधे बन रहे हैं, और सीधे के साथ क्या आएगा? आभासी। तो ए कंडीशन में 2 स्थिति में दोनों की दोनों क्या हैं? आभासी और सीधे की। अब इसकी एक छोटी सी टेबल बना देते हैं। सीरियल नंबर, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ क्या लिख दूँ? प्रकृति। और यहाँ क्या लिख दें? आवर्त। कितनी स्थिति बनी है? 2। पहली स्थिति देखिए, बिंब को कहाँ रखा? अनंत पे। और दूसरी स्थिति में दर्पण के सामने कहीं पर भी, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अनंत व P के मध्य। यह दूसरी स्थिति होगी। प्रतिबिंब की स्थिति जब अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे, F पे। और जब F और P के बीच में रखा तो P ओ अनंत और P के बीच में रखा तो कहाँ बना प्रतिबिंब? P और F के मध्य। के मध्य। प्रकृति 2 ही कंडीशन, दोनों कंडीशन में मैंने लिख दिया एक साथ ही, क्या? आभासी और सीधा। तो यहां क्या लिख दूं? आभासी प्लस सीधा। दोनों में ये कंडीशन होगी, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में। ध्यान रखना, आभासी और सीधा बनेगा। बिंब की स्थिति क्या है? अनंत पे है, और एक अनंत और P के बीच में है। ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। ये तो बहुत ही छोटा बनेगा, और ये भी छोटा बनेगा। केवल और केवल उत्तर दर्पण में क्या होता है? 2 स्थितियों का निर्माण होता है। एक अनंत में रख सकते हैं, एक अनंत और P के बीच में रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य बनेगा। 1 डेश और 2 डेश क्या है? दोनों ये प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। आवर्धन में क्या होगा? हमेशा क्या होंगे? वस्तु से छोटे बनते हैं। ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब इसमें मुख्य क्वेश्चन कैसे आता है वो ध्यान दें। एक तो इसमें आता है वस्तु को वहां रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो दोनों में डायग्राम याद रखना, ये अपने आप याद रह जाएगा, सारणी रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। अब U V F इनमें देखिए क्या रिलेशन होता है, किस किस प्रकार से डिस्टेंस डिपेंड करती है कि वो कौन सी ऋणात्मक होगी, कौन सी धनात्मक होगी। जो कल हमने चिन्ह परिपाटी का अध्ययन किया था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और लेंगे। पहले तो 3-4 बातें हैं, नोट करके वो लिखेंगे अपन। क्या? नंबर 1,
अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होते हैं, सामने होते हैं। दूसरा नंबर, इसमें सामने होंगे हमेशा। एक एक चित्र भी बना के बता दूंगा मैं कि किस प्रकार से चित्र का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब का चित्र बनता है। उत्तल दर्पण में, ये शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, F व C दर्पण के पीछे होते हैं। ठीक है। नंबर 30, तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बिंब से छोटा बराबर व बड़ा बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि अवतल दर्पण से अपन प्रतिबिंब की तीनों प्रकार की प्रकृति देख सकते हैं। कौन कौन सी? बिंब से छोटा यानी वस्तु से छोटा भी बना सकते हैं, वस्तु के बराबर भी बना सकते हैं और वस्तु से बड़ा भी बना सकते हैं। और अर्थात वास्तविक प्लस है उल्टा या आभासी प्लस है सीधा बन सकता है। चौथा पॉइंट, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु यानी बिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा व आभासी प्लस सीधा ही बनाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। क्या लिखा पहला? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होते हैं, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर बनाया जा सकता है, या वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा बनाया जा सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा वह आभासी और सीधा ही बनेगा। इसके अलावा अपन कोई किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते, वस्तु के बराबर भी नहीं कर सकते, वस्तु से बड़ा भी नहीं कर सकते, वास्तविक और उल्टा भी नहीं कर सकते। हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? हमेशा आभासी और सीधा होगा। पांचवा पॉइंट, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण दोनों के लिए बिंब दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। चेन परिपाटी में कंफ्यूज होते हैं तो उसमें ध्यान रखना कि हमेशा प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। हमेशा नेगेटिव लेनी है आपको, कभी पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब दोनों का एक एक डायग्राम बता देता हूँ कि परिपथ वो दर्पण से वो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। हमें चित्र नहीं देखा, ये देख लिया सारणी किस प्रकार से, तो ये इन बातों का ध्यान भी रखना है। देखिए दोनों का एक एक चित्र बना के अपन कंपेयर कर लेंगे कि कैसे सामने होता है, कैसे पीछे होता है। नंबर 1, अवतल दर्पण से
प्रतिबिंब। ये वक्राकार आकृति है, इसके कौन सी साइड में पॉलिश कर देंगे अपन? बाहर वाली साइड में पॉलिश कर देंगे। ये M, ये M बेस, ये क्या है अपना P, और ये क्या है इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये क्या था F, ये क्या है C, और ये क्या है अनंत। देखिए जिस साइड में पॉलिश होती है वो दर्पण का पीछे का भाग होता है, जिस साइड में पॉलिश नहीं होती वो उसके सामने का या आगे का भाग होता है। तो ये वक्र भाग है, यहाँ वस्तु को रखेंगे, इसी साइड में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसका मुख्य फोकस और वक्रता के अंदर दोनों ही क्या होते हैं? दर्पण के सामने होते हैं। प्रतिबिंब का एक यह ध्यान रखना, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? प्रतिबिंब का निर्माण वहाँ होगा जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर के मिलती हैं, वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, कम से कम दो या दो से अधिक। तो देखिए इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। अनंत से आ रही है, कहाँ टकरा रही हैं? आकर के दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद में बताओ अपवर्तित होंगी, परावर्तित होंगी? दर्पण से हमेशा प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। परावर्तित होकर के कहाँ से टकराएंगी? ये कहाँ से गुजरेंगी? मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेंगी। ये आ गया। अब देखो यहाँ प्रतिबिंब बना रहे हैं अपन, लेकिन कितनी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के मिली हैं? केवल एक। तो दूसरी ये भी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के मिलेंगी यहाँ से। तो ये आ रही है, ये हो गई। ये किसका निर्माण हो गया यहाँ? ये इसके समांतर आ रही है, इसके ऊपर आ रही है, तो वो टकरा के वापस हो जाएगी। तो देखो दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें मिल गई, तो यहाँ किसका निर्माण हो गया? एक बिंदु छोटा सा, किसका निर्माण हो गया? प्रतिबिंब। किसमें? अवतल दर्पण में। अब देखिए उत्तल दर्पण, इसमें क्या होगा? कौन सी साइड में पॉलिश करेंगे अपन? अंदर वाली साइड में। M डैश, ये क्या हो गया? इसका मध्य बिंदु P ध्रुव है। तो देखिए इसका वक्र साइड का भाग ये है, तो यहाँ F और C क्या होंगे? दर्पण के पीछे। जिस साइड में पॉलिश होती है वो दर्पण के पीछे का भाग होता है, जिस साइड में पॉलिश नहीं होती वो दर्पण के सामने का भाग होता है। तो क्या करेंगे अपन? अनंत से प्रकाश की किरणें देखें, यहाँ ये अनंत से जा रही है, टकराएंगे, टकरा करके क्या होंगी? परावर्तित होंगी। तो टकरा करके ये परावर्तित होगी, ये परावर्तित, ये प्रतिबिंब का निर्माण तो नहीं हुआ। तो ये जो परावर्तित हो रही है यहाँ पर देखेंगे, इसको खड़ा होकर के देखेंगे, तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। और इसको देखेंगे तो ये भी कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? ये भी यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये केवल यहाँ क्या हो रहा है? हमें वास्तविक रूप से आ रही है या आभास हो रहा है? केवल आभास हो रहा है। तो यहाँ क्या किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखना, आभासी प्लस सीधा। ठीक है, परावर्तित होकर के इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन यहाँ इसको देखेंगे अपन आगे बढ़ती हुई तो पीछे से आती हुई दिखाई देंगे अपने को। तो यहाँ जाकर के मिलेंगे दोनों, यहाँ जाकर के मिलेंगे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? मुख्य फोकस पर। तो ध्यान देंगे अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ होते हैं? दर्पण के सामने। और उत्तल दर्पण में कहाँ होते हैं? दर्पण के पीछे। अब एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, कि दर्पण में अपन अभिलंब खींचते हैं तो वो किस प्रकार से खींचा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दर्पण में अभिलंब कैसे खींचते हैं वो देखिए। एक अभिलंब खींचना और बता देता हूं मैं दर्पण में। कोई समय भी ले लो, ये ले लिया आपने, अवतल में ले लिया। P, M और M डैश। क्योंकि हमने अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच में आपतन और अपवर्तन कोण देखना है या परावर्तन कोण देखना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लो पहले यही
प्रकाश की किरण आ रही है इसके समांतर, ये परावर्तित होकर के कहाँ से गुजरेगी, इससे गुजरेगी। अब हमें पूछे इसमें कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पे होता है, तो आपतित और परावर्तित किरणों के मध्य आपतन और परावर्तन कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, या किस प्रकार से होगा या कितना होगा। तो उसके लिए किसका निर्धारण होना आवश्यक है, अभिलंब का। तो देखिए कोई सा भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अभिलंब हमेशा कहाँ से खींचा जाता है, अभिलंब वक्रता केंद्र से खींचा जाता है जो दर्पण पे जाके 90 डिग्री पर काटता हो। तो ये अभिलंब हो गया साहब, ये अभिलंब हो गया। तो ये आने वाली रेखा, यहाँ बनने वाला कोण क्या हो गया, आपतन कोण है, और ये जाने वाली रेखा यहाँ कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। अपवर्तन है तो अपवर्तन और परावर्तन है तो परावर्तन। इसमें भी देख सकते हैं अपन, इसमें कहाँ से खींचेंगे अपन, इसमें यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो या इसके बीच में ये कोण बन जाएंगे, यहाँ एक ये बन जाएगा, ये क्या कौन सी रेखा है, क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये क्या है इसका, अभिलंब। अभिलंब के बारे में बताया हुआ क्या है, अभिलंब एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथककारी तल की लंबवत खींची जाती है, जो क्या करती है, आपतन परावर्तन और अपवर्तन कोणों का निर्धारण करती है, जिसके द्वारा कोणों का निर्धारण होता है। तो अपने अवतल दर्पण देख लिया, उत्तल दर्पण देख लिया। अब इसमें 3-4 चीजें आती हैं, क्या, अलग अलग दूरियां, ये क्लियर हो गया, यू, वी और एफ। तो ध्यान देंगे, ये भी एक नोट लगा के अपन नोट कर लेंगे इसको। एक तो यू क्या है, बिंब दूरी, एक वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, एक एफ क्या है, फोकस दूरी, एक आर क्या है, वक्रता तिरछा, वक्रता तिरछा। अब कौन कौन से दर्पणों के लिए पॉजिटिव होती हैं, कौन से के लिए नेगेटिव होती हैं, तो U बराबर नेगेटिव, कौन से के लिए, अवतल दर्पण प्लस उत्तल दर्पण। इसका मतलब बिंब दूरी है वो अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए किस प्रकार की होगी, नेगेटिव होगी। नंबर 2, अब देखो इस साइड में प्रकाश आ रहा है और सभी दूरियों का निर्धारण कहां से करते हैं अपन, ध्रुव से। अब ये यहां से यहां तक दूरी मापेंगे अपन, किस साइड में चलना पड़ेगा अपने को, राइट साइड में चलना पड़ेगा। राइट साइड में प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो V बराबर पॉजिटिव, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। R ये है, यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी है, तो इसके लिए R भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कौन से के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। फिर क्या बच गया, F ये यहां से ये दूरी है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। कौन से दर्पण की चर्चा कर रहे हैं अपन, उत्तल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। ये चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखेंगे तभी अपनी क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी अपन कोई न्यूमेरिकल आए तो उसको निकाल पाएंगे। 5 नंबर देखिए, यू तो सबके लिए हो गया, V नेगेटिव, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। कब, जब प्रतिबिंब कैसा बने, वास्तविक प्लस है उल्टा। V क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। रियर केस में होता है ये, आभासी प्लस है सीधा। 7 नंबर, F क्या होगा, नेगेटिव होगा, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। R क्या होगा, नेगेटिव होगा, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ये चिन्ह परिपाटी की सहायता से अपन इन दूरियों का निर्धारण कर लेंगे। रियर केस में यदि आभासी और सीधा होता है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव, और ज्यादातर मोस्टली नेगेटिव काम में लेते हैं अपन। एक और रखना, 9 नंबर बात ध्यान में रखना, एक पढ़ा हमने आवर्धन। क्या है आवर्धन,
प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, या ऐसा भी कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक ही बात है, बटा बिंब की दूरी या बिंब की ऊंचाई। ठीक है। 10वां नंबर, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए m का मान, m क्या है, आवर्धन, m का मान है ऋणात्मक होता है। एक बात 11 नंबर पे लिख, यदि m नेगेटिव है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, वास्तविक प्लस उल्टा। यदि m पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, वास्तविक आभासी प्लस सीधा। ये ध्यान रखिए, दर्पण के लिए m का मान नेगेटिव यूज करना है। यदि m का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। यदि m का मान पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी प्लस सीधा। ये हमने दर्पण देखा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में देख लिया था, गोलीय दर्पण के बारे में देख लिया था। गोलीय दर्पण के 2 पार्ट थे, वो देख लिए थे। गोलीय दर्पण में किस प्रकार से 2 पार्ट हैं, उसमें अवतल और उत्तल दर्पण, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चर्चा कर ली हमने। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो कहीं अटकने वाले नहीं है। एक छोटा सा सूत्र वो लिख देता हूं, आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। क्या, देखिए दर्पण सूत्र आता है, दर्पण सूत्र किस किस में संबंध होता है, एफ यू वी में संबंध होता है। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये अपन सभी भली बात ही जानते हैं कि हाँ f क्या है, v क्या है, u क्या है। f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, बिंब दूरी। अब ये फॉर्मूला तो याद रखना है, इस फॉर्मूले में कौन से दर्पण के लिए अपने को दूरी दे रखी है, उसके आधार पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके प्लस माइनस रख सकते हैं। यदि इसका मान माइनस में आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा आपको, तो प्रतिबिंब की प्रकृति में कैसा लिखना है, वास्तविक और उल्टा। यदि इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो आभासी और सीधा। यदि 1 से छोटा आ रहा है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। यदि 1 से बड़ा आ रहा है m का मान तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। यदि m का मान 1 के बराबर आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। ये दर्पण से संबंधित अपने कंप्लीट घटनाएं पढ़ ली, से संबंधित कोई क्वेश्चन हो गए वो अपन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।